जुलाई 2024 कॉर्पोरेट्स ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस डेट के बाद सारे एम्प्लॉयज नंबर 1 प्रायोरिटी वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगी। एक सारे लोग वर्क लाइफ बैलेंस को इतनी प्रायोरिटी क्यों देने लगे। इसके बाद ही अलग अलग कंपनीज के हायर ऑफिशियल्स के छोटे छोटे वायरल होने लगे और प्रमोटिंग मोर वर्किंग आवर्स इन इंडिया। Surprised by the blowback that this 70-hour week comment of yours has got? No, I rationalized it this way. I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So, What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. With this viral video, Larsen & Toubro chairman has reignited the work-life balance debate. एक टाइम पे जो व्यक्ति ज्यादा वर्क करता था उसे हार्ड वर्किंग कहने लगे, बट आज की डेट में जो व्यक्ति ज्यादा वर्क करता है उसे ओवरवर्क का शिकार बोलने लगे। जुलाई 20 में ऐसा क्या हुआ ये जानने से पहले पूरी बैक स्टोरी चलते उस एम्प्लॉय की। मार्च 2024 था जहां पर एक एम्प्लॉय एक वेल रेप्यूटेड कंपनी में ज्वाइन हुई और कुछ महीने के ओवरवर्क के कारण ही जुलाई 6 में उसको एक फीलिंग हुई ऑफ ही इज नॉट वेल और उसे चेस्ट पेन होने लगा और इसी दौरान उसने डॉक्टर कंसल्ट किया और डॉक्टर ने उनसे बताया कि आपकी लैक ऑफ एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही। जुलाई 7 वो दिन था जब उस एम्प्लॉय का कॉन्वोकेशन था जिसमें उसने पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था। कॉन्वोकेशन के तुरंत बाद ही वो एम्प्लॉय अपने काम पे वापस चली गई और जुलाई 20 वो एम्प्लॉय एक हॉस्पिटल में डेथ डिक्लेयर कर दी गई। इस पूरे स्टोरी में आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि वो एम्प्लॉय कौन थी। शी इज नन अदर देन एना सेबेस्टियन और जुलाई 20 वो दिन था जिस दिन एना सेबेस्टियन की डेथ हुई और उसके बाद सारे कॉर्पोरेट्स को एक इमेजिनरी कोर्ट रूम में जाके खड़ा कर दिया ऑफ द वर्क लाइफ बैलेंस। Are Indians overworked? Has sparked this conversation in India. Across social media platforms, Indians are sharing their experiences, their stories of trauma at their workplaces. Place stress and the pressures faced by employees in high demand industries. Problems at their workplace because of which their mental and physical health suffers. क्योंकि इस पूरे सिचुएशन में सितंबर 19 and 21 में ये जो पूरा मामला था NHRC एंड यूनियन लेबर तक पहुंच गई, बट ये ऐसे ही नहीं पहुंची थी। ये चीज पहुंची थी क्योंकि पूरा इंटरनेट इस केस को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा था, ऑल प्रोटेस्टिंग द टॉक्सिक वर्क लाइफ बैलेंस इन इंडिया। सितंबर 25 को ये पता चला एना सेबेस्टियन जिस कंपनी में काम करती उन्होंने लेबर लॉस को वायलेट किया था। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरा केस इतना वायरल कैसे हुआ। ये पूरा केस हाईलाइट इसलिए हो क्योंकि एना सेबेस्टियन की मदर ने जो लेटर लिखा था कंपनी के चेयरमैन को वो वायरल हो गया। पर्टिकुलर कंपनी के चेयरमैन ने तो पहले डिनाई किया कि हम मान ही नहीं सकते कि ये जो पूरा सिनेरियो है स्ट्रेस की वजह से एना सेबेस्टियन की डेथ हुई। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जो लेटर है वो एक्चुअली में कंपनी के सिस्टम्स में था, I mean, किसी भी ऑफिस के सिस्टम में था, तो वो वायरल कैसे हुआ ऑन द लिंक्डइन या फिर अलग जगह पे। बिकॉज पर्टिकुलर कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने उस लेटर को वायरल किया। इससे हमें ये पता चलता है कि नॉट जस्ट द एना सेबेस्टियन, बहुत से एम्प्लॉयज उस पर्टिकुलर कंपनी में ये वाला क्राइसिस फेस कर रहे थे और इस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस फिर से हॉट टॉपिक बन गया इन इंडिया। वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा से एक क्रूशियल टॉपिक है फॉर द वर्कफोर्स और इस क्रूशियल टॉपिक को बनाने वाले दो जनरेशन हमेशा सामने आते हैं, दैट इज द जेन ज़ी एंड मिलेनियल जनरेशन। ये दो जनरेशन ही क्यों वर्क लाइफ बैलेंस को इतना प्रायोरिटी देते हैं। एक सोर्स की माने तो 78% ऑफ द वर्कफोर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी काम ना हो के उनकी फैमिली है और खासकर जेन ज़ी के लिए तो वर्क लाइफ बैलेंस एक नंबर 1 प्रायोरिटी है। और इस केस में मिलेनियल जनरेशन थोड़ा सा पीछे रह जाती है क्योंकि सम केसेस में देखा जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से मिलेनियल जनरेशन की वर्क रहती है, बट जेन ज़ी के लिए एक क्लियर कट मार है कि उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस जरूर चाहिए। और इसका सीधा आंसर ये है जेन ज़ी जनरेशन के जो पेरेंट्स है दैट जनरेशन एक्स, उनको जेन ज़ी जनरेशन ने स्ट्रगल करते देखा विद द वर्क एंड द पर्सनल लाइफ। जेन ज़ी ने फील किया कि जेन एक्स फैमिली के साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते और यही एस्पिरेशन जेन ज़ी के अंदर है कि वो ये गलती नहीं दोहराने वाले, वो पर्टिकुलर फैमिली के साथ पूरा टाइम स्पेंड करने चाहते हैं जैसा पेरेंट्स ने उनके साथ नहीं कर पाए। और ये पहली बार नहीं है कि वर्क लाइफ बैलेंस की पहली बार मांग उठी है। हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस के दो पर्सपेक्टिव हमें देखने मिल ही जाते हैं, जिसमें पहला डिबेट हमेशा से सपोर्ट करता है ऑफ द वर्क लाइफ बैलेंस। इसमें एग्जांपल दिए जाते हैं कंट्रीज जैसा स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, और ये 3 एग्जांपल इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इन कंट्रीज में राइट टू डिस्कनेक्ट का एक राइट दिया गया है। अब राइट टू डिस्कनेक्ट इज नथिंग बट कोई भी जो एम्प्लॉई है वो 9 to 5 जॉब करने के बाद अगर कोई उनका मैनेजर उन्हें पर्टिकुलर पीरियड के बाद कॉल करता है तो एम्प्लॉय के पास पूरा राइट है कि वो
उस फोन को डिनाई कर सकते हैं। और ये चीज अभी तक तो इंडिया में नहीं आई है और बहुत से देशों में भी ये चीज नहीं है। बहुत ही ज्यादा वर्कaholic रहते हैं, वो एग्जांपल देते ऑफ द चाइना, जापान एंड अदर कंट्रीज, क्योंकि चाइना एंड जापान आर द टू कंट्रीज जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज्यादा डिवास्टेशन देखा अपनी कंट्री का, और उनकी इकोनॉमी को इसी 1950,000 तक बहुत ज्यादा ग्रोथ दी गई है बिकॉज ऑफ देयर वर्कफोर्स। हमेशा से दूसरी डिबेट साइड वाले ये बोलते हैं कि जापान इतना ज्यादा वर्क कर रहा है और आप एज अ इंडियन इतना ज्यादा वर्क नहीं कर पा रहे। जापान ऑलवेज एंजॉय द वर्क, और बहुत सी बुक्स जस्ट लाइक इकिगाई हो गई, ये इस टाइप की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हुए दिखती है। बट जापान में भी एक अदर साइड ऑफ द पिक्चर आ चुकी है, दैट इज द karoshi. So much so that some occasionally die from it. Karoshi is a term that means death by overwork. जापान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ओवरवर्क में आ चुकी है। देयर नंबर ऑफ आवर्स इज 14 to 16 या 17 आवर्स पर डे। 8.5 आवर्स की वर्क शिफ्ट कंप्लीट भी कर सकते हैं, तो वो उनमें से सारे एम्प्लॉयज़ ये देखते हैं कि सबसे पहला एम्प्लॉय कौन निकलेगा, बिकॉज ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पहले निकलता है ही इज नॉट पैशनेट इनफ ऑफ वर्क, और एक टाइप का इररिस्पॉन्सिबल इमेच्योर व्यक्ति की तरह देखेगा। और इस वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है जापान में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर पब्लिक ट्रेन में आप देखोगे कि बहुत से जैपनीज काम के बाद सोते हुए नजर आएंगे। बट एक्चुअली में वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में इतनी सारी बातें हो रही, तो एक्चुअल में वर्क लाइफ बैलेंस है क्या? इट मीन्स सिंपल थिंग दैट वर्क एंड लाइफ में पूरे तरीके से बैलेंस होना। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट कि आपका जो वर्क है या फिर प्रोफेशनल करियर है एज वेल एज आपकी जो पर्सनल लाइफ है, दोनों में शाइन करना, जो कि काफी मुश्किल है। जस्ट लाइक 2 सिनेरियो लेते हैं। रवि इज द वन जो 9 AM को ऑफिस जाता है और 9 PM को ही घर आता है। दैट इज द 12 आवर्स पर डे वर्किंग। उसके पास किसी के लिए टाइम नहीं है। आई मीन उसके पास ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम नहीं है, एज वेल एज डिनर करने का टाइम नहीं है, और वो डिनर और ब्रेकफास्ट अकेले करता है। हमारे इंडिया में ये परसेप्टिव है कि हम फैमिली के साथ ही डिनर कर रहे होते हैं, बट रवि ये चीज नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द ऑफिस टाइमिंग। इस वजह से जो क्वालिटी टाइम विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स है वो रवि एंजॉय नहीं कर पाता। एज वेल एज जब वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, तो वो पर्सनल डेवलपमेंट पे भी ध्यान नहीं दे सकता कि वो किसी परस्यू करे अपनी हॉबी को या फिर कुछ लर्निंग करे। यही केस में एक प्रिया जो 9 to 5 जॉब करती है, उसे जॉब सेटिस्फेक्शन है, एज वेल एज वो अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है विद द वीकेंड्स एज वेल एज डे टू डे। उसके पास इतना टाइम भी है कि वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे भी काम कर सके, जो कि उसकी फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज है, जस्ट लाइक योगा। दोनों ही परसेप्टिव देखने के बाद आपको क्या लगता है वर्क लाइफ बैलेंस किसकी लाइफ में ज्यादा है? ऑब्वियसली सिंपल एज दैट कि वो प्रिया है। इन शॉर्ट वर्क लाइफ बैलेंस इज दैट कि आपका पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ दोनों को इंपॉर्टेंस देना, और आपकी इन दोनों को मेंटेन करने में आपको स्ट्रेस ना होना, आपकी हेल्थ वाइज भी आप शाइन करें। डेफिनेशन एक रियल डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेशन एक्चुअली में हर एक जनरेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है विद द बेस्ड ऑन द फिलॉसफी या फिर अप्रोचेस या आइडियोलॉजी। इस टाइप के पॉइंट से उसको रिसर्च करके आपके साथ प्रेजेंट करने में काफ़ी रिसर्चेस लगती है। तो यू कैन डू सिंपल थिंग दैट इज सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए फ्री है बट इट मोटिवेट्स मी अ लॉट, और ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। प्लस वी आर इन द रोड टू टच द 10,000 सब्सक्राइबर्स, सो सब्सक्राइब एज soon as possible. बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो नाउ, अगर जेन एक्स जनरेशन की बात करें, द पीपल बॉर्न बिटवीन 1965 to 1980s, इन्होंने ऐसा टाइम देखा है जहां पर इनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे। इसी टाइम के पहले इंडिया ग्रो होना स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि इससे 15 साल ही हुए थे आज़ादी मिले। तो वो जो हार्ड वर्किंग वाला फैक्ट है वो इस जनरेशन में पहले से आ चुका। अब ये जो जनरेशन है एक्चुअली में अभी के टाइम पे कुछ सालों में रिटायरमेंट होने वाली है, और या फिर ये बोलें कि ये हायर ऑफिशियल्स वाली जनरेशन भी है। और इनका पर्सपेक्टिव ये है वर्क लाइफ को लेके कि हमें वर्क करना है, बट जो अलग अलग इवेंट्स फैमिली में होने वाले, मैरिजेस हो, चाहे वो फैमिली गेट टुगेदर हो या बर्थडे हो, वो अपनी फैमिली के साथ ये वाला टाइम एंजॉय कर पाए। प्लस वीकेंड्स में उन्हें छुट्टी मिल रही, दैट्स मोर देन इनफ। और यहीं पर जेनजी बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि जेनजी के लिए 2 प्रायोरिटीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से वो घर के पास रह के ही जॉब करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनका पर्सपेक्टिव ये भी है कि हमें वीकेंड बस में हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करें, बट एवरी डे हम अपने पर्सनल गोल्स हो गए या फिर पर्सनल डेवलपमेंट हो, उस पर ध्यान दें। यानी कि वो पर्सनल लाइफ को हर दिन जीना चाहते हैं। ऑल्सो दे वॉन्ट फ्लेक्सिबिलिटी एट वर्क, जॉब उन्हें स्ट्रेस कम दे, दैट इज द कंसर्निंग फैक्टर फॉर द मेंटल हेल्थ, एज वेल एज उन्हें जॉब से सेटिस्फेक्शन भी मिलना है। और इन दोनों के बीच में फंसती है जनरेशन वाई, दैट इज द मिलेनियल जनरेशन, क्योंकि इन दोनों के परसेप्टिव में आधी जनरेशन जो कि 2000 के आसपास जो बॉर्न हुई है, 1995 से लेकर 1990s में बॉर्न हुई है, इनका परसेप्टिव थोड़ा थोड़ा अलाइन करता है विद जेन जी। जेन एक्स के
पास बॉर्न हुई है उनका पर्सपेक्टिव वर्कोहॉलिक या फिर थोड़ा सा अलाइन करता है पर्पस विद द जनरेशन एक्स, और इन दोनों के थोड़े से मिक्स टाइप ऑफ ओपिनियन मिलते हैं ऑफ द जनरेशन एक्स एज वेल जनरेशन जेड। वर्क लाइफ बैलेंस की डेफिनेशन में तीनों जनरेशन में इतना अंतर आ रहा, तो ऑफिस के वर्क कल्चर या फिर इंडियन वर्क कल्चर में डिफरेंसेस आना तो तय है, और यही वर्क कल्चर एक्चुअली में हमारे लिए रियलिटी चेक भी है। इंडिया में आज भी पर्सेप्टिव है कि जो व्यक्ति ज्यादा आज देता है वो ज्यादा वर्क करता है। हाँ, तभी टाइम शीट देख लेगा भी, हर रोज ऑफिस से लास्ट मैं ही जाता हूँ। आई डोंट केयर तू फर्स्ट आता है या लास्ट जाता है, आई डोंट केयर, ठीक है? पॉइंट पे आ, काम है बहुत। पॉइंट ये है माय डियर कोलीग, इफ समवन कम्स टू वर्क एट 9 AM and finishes their work for the day and wants to leave at 6 PM, then that's 9 hours out of the 24 hours of my day that I have given to this company. एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडियन एम्प्लॉयज 47 आवर्स पर वीक तक काम करते हैं। अब ये बोलोगे कि 47 आवर्स इज गुड नंबर, क्योंकि लेबर लॉस तो खुद कहती है 48 आवर्स तक वर्क वीक कराया जा सकता है बाय द कंपनी। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि ये जो नंबर है एक्चुअली में चाइना से भी ज्यादा है हमारा, और हम इसी वजह से सेकेंड ओवरवर्क कंट्री में आते हैं आफ्टर द भूटान। अब इस पर्सपेक्टिव को अगर आपको समझना है, जस्ट थिंक ऑफ द एग्जांपल, जस्ट लाइक हमारी जो इकोनॉमी है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है विद $4 ट्रिलियन। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम है। अब इस पर्सपेक्टिव को आप समझ, 65% ऑफ द वेल्थ ऑफ इंडिया इज ओन्ड बाय 5% ऑफ द पीपल, और यही चीज यहाँ पर भी आ जाती है। तो 47 आवर्स पर वीक ये एक एवरेज है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल में जो भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज है एज वेल एज मोस्ट ऑफ द वर्कर्स हैं, उनकी जो वर्किंग है वो 10 आवर्स से लेकर 12 आवर्स पर वीक तक भी चली जाती है। नंबर ऑफ आवर्स से एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला सिंपल कहता है आउटपुट अपॉन इनपुट, और अगर हम थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी को एज अ आवर्स में भी करें तो हमें अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमारा आउटपुट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना कि हमारा इनपुट। और यही चीज़ उल्टी हो जाती है, बिकॉज जब हम नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। सर्वेज यही कहते हैं कि डेफिनेट नंबर ऑफ आवर्स के बाद ज़्यादा काम कराने लगते हैं तो प्रोडक्टिविटी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की गिरने लगती है। जस्ट सिंपल एज दैट, किसी भी गाड़ी की अगर सर्विसिंग 3000 किलोमीटर्स में होने वाली रहती है, अगर आप 3000 के बाद अगर और चलाएंगे विदाउट सर्विसिंग, देन आपका माइलेज है या फिर प्रोडक्टिविटी है उस गाड़ी की वो डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि सर्विसिंग एम्प्लॉयज हो चाहे मशीन्स दोनों को ज़रूरत रहती है। ये जो सर्विसिंग है एम्प्लॉयज के कंसर्न में रहता है ब्रेक्स या फिर हॉलीडे। तो अब आपका ये पर्सपेक्टिव आने वाला है, ठीक है इतनी सारी वर्किंग के बाद भी वीकेंड्स में आपको फ्री टाइम मिल रहा होगा, तो 88% ऑफ द एम्प्लॉयज को ऑफिस से वीकेंड में भी या फिर हॉलीडेज पे भी कॉल्स आते हैं या फिर वर्क करना पड़ता है। इवन सिक या फिर कैजुअल लीव्स में भी एम्प्लॉयज को काफ़ी ज़्यादा काम एलोकेट कर दिया जाता है। और इससे हमें ये समझ आ रहा है कि एक्चुअली में जो वर्क है एज वेल एज जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा एक जो लाइन है वो डिटोरिएट हो रही है या फिर ब्लर हो रही है। यही जो ब्लर लाइन है जेन ज़ी या फिर मिलेनियल जनरेशन को बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, बिकॉज जेन ज़ी जनरेशन जैसे ही बात कर चुके थे हम कि उन्हें एक सेपरेशन चाहिए ऑन द पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, जो कि उन्हें देखने नहीं मिलता है। और इतनी सारी वर्किंग के बाद भी एक एम्प्लॉय सर्वाइव करता है कि ठीक है ओवरवर्क मिल रहा है, ये सब चीज़ें मिल रहा है, बट एंड ऑफ द डे अगर प्रमोशन भी मिलेगा तो हमें काफ़ी खुशी मिलेगी। बट प्रमोशन इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि प्रमोशन भी मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स एक ऐसा कंसर्निंग फैक्टर है जो हर एक ऑफिस में है। उसी बेस पे फेवरेटिज्म होता है, उसी बेस पे जो व्यक्ति ज़्यादा वर्किंग आवर देता है चाहे वो काम करे या ना करे उसको प्रमोशन ऑब्वियसली मिल रहा होगा। इट्स जस्ट लाइक कि आप हायर ऑफिसर के सामने ज़्यादा देखेंगे तो आपको प्रमोशन मिल रहा होगा। सिंपल एज दैट कि कोई भी स्टूडेंट अपनी टीचर के आसपास होगा तो वो कहीं ना कहीं फेवरेट बन ही जाएगा। रियलिटी चेक हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग फैक्टर बन चुके हैं, बट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, और ये आपको एक फिक्शनल स्टोरी से समझाते हैं ना। रवि इज द वन जो 12 घंटे काम करता है फ्रॉम 9 to 9, और घर आने के बाद भी उसके मैनेजर कोई ना कोई काम दे देते हैं, जस्ट लाइक मेकिंग द एक्सेल शीट और द प्रेजेंटेशन। रवि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट तो होता है, बट रवि इस उम्मीद में हमेशा काम करता रहता है कि उसको हॉलीडेज में ब्रेक मिल ही जाएगा। बट जब रवि अपनी कैजुअल लीव का उपयोग करता है तब भी उसे कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, और इस दौरान रवि का वेट 70 से 80 किलोज तक बढ़ जाता है। रवि के आंखों में डार्क सर्कल होने लगते हैं, एज वेल एज रवि बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर होने लगता है। रेगुलर वर्किंग की वजह से विदाउट एनी ब्रेक्स रवि की प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है, मतलब
पर्टिकुलर काम को जो रवि 2 घंटे में कर पाता था, आज की डेट में वो रवि को 5 घंटे लगते हैं फॉर डूइंग दैट वर्क। अब इस पूरे सिनेरियो में अगर आप 4 से 5 कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने मिले। नंबर 1, रवि इज अंडर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। रवि को हमेशा स्ट्रेस है कि उसका काम बिल्कुल खत्म नहीं हो पा रहा है इतना सारा वर्किंग देने के बाद भी, और काम खत्म नहीं हो पा रहा है इसलिए रवि ऑल टाइम काम करता है ऑन सिटिंग ऑन द चेयर एज वेल एज डेस्क, जिस वजह से उसकी फिजिकल हेल्थ भी डिटोरिएट हो रही है। एज वेल एज रवि को इतना ज़्यादा वर्क मिलता है कि वो एक शॉर्ट टेम्पर बन चुका है, उसका पूरा गुस्सा कहीं ना कहीं फ्रेंड्स या फैमिली पे ही निकलता है। उसकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो चुकी है क्योंकि उसे ब्रेक नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो काम को रवि पहले एंजॉय कर पा रहा था उसका जो मोटिवेशन है वो लॉस हो चुका है। पर रवि इतना ज़्यादा काम करता है तो क्या वो हार्ड वर्क है? ऑब्वियसली बॉस के लिए ये एक हार्ड वर्क है, बट आज की जनरेशन के लिए इट्स द ओवर वर्क कि एक कैपेसिटी के बाद भी आप काम कर रहे हो और उसकी क्वालिटी ऑफ द वर्क भी डिक्रीज हो रही है। ये पूरा सिचुएशन आप समझ सकते हो विद द कार एग्जांपल की। एक पर्टिकुलर कार अगर 6000 किलोमीटर्स चल सकती है विदाउट सर्विसिंग, तो 6000 किलोमीटर के बाद उसे सर्विसिंग देने की ज़रूरत है, उसके बाद वो नेक्स्ट 6000 किलोमीटर कवर कर सकती है विद द बेस्ट माइलेज। बट रवि को ये ब्रेक नहीं मिल पा रहे या फिर सर्विसिंग नहीं मिल पा रही, तो ऑब्वियसली वो ओवरवर्क के कारण प्रोडक्टिविटी उसकी डिक्रीज हो रही है। बट पीपल लाइक रवि जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर था, उसके ये सॉल्यूशन क्या है? नाउ सॉल्यूशन आर बेस्ड ऑन द 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज द इंडिविजुअल वन, जो कि हम अपने लिए कर सकते हैं। काम में बाउंड्रीज रखनी पड़ेगी। इट्स जस्ट लाइक जनरेशन Z जो ज़्यादातर टाइप में बाउंड्रीज रख पाती है कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक हम करेंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल रहेगी, उस टाइप की बाउंड्रीज हर एक एम्प्लॉय को रखने की ज़रूरत पड़ जाएगी, जो कि काफ़ी मुश्किल है क्योंकि आपको ना बोलना अपने सीनियर को बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। कोई भी आता है तो हमारे लिए चाहे हम अच्छा लगे चाहे बुरा, वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा दे देता है, तो हमें स्ट्रेस एज वेल एज एनर्जी को मेंटेन करना पड़ेगा। यू नीड टू फिगर आउट कि आपकी एनर्जी मैक्सिमम किस मोमेंट पे, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही होगी। और दूसरा सॉल्यूशन है विद द कॉर्पोरेट ना, ये चीज़ पूरी सिचुएशनशिप दिक्कत ये दे रही है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हायर ऑफिशियल्स की जनरेशन में बहुत डिफरेंस है एज कम्पेयर टू जूनियर। जो हायर ऑफिशियल है वो ऑब्वियसली जनरेशन एक्स है, जो कि पीपल हैं जो अपने 40s या 50s पे चल रहे हैं, और उनके लिए ऑब्वियसली वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस जनरेशन को समझने की ज़रूरत है कि देयर इज द डिफरेंस विद बीइंग प्रोडक्टिव एंड वर्किंग फॉर लॉन्गर आवर्स। इसलिए टाइम टू टाइम कॉर्पोरेट्स को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए ब्रेक। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना 4-day वीक वाला प्लान अप्लाई किया था और इस वजह से चला कि उनके एम्प्लॉयज़ की काफ़ी हद तक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, एंड ये चीज़ अलग अलग कॉर्पोरेट्स भी अपने ऑफिस में कर सकते हैं। एज वेल एज सबसे मेन की रोल यहाँ पर पड़ेगा विद द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को इस पूरे सिचुएशनशिप में कुछ ना कुछ करने की जरूरत है और इस पूरे सिचुएशनशिप को डीपली एनालाइज करके ही बात करना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि गवर्नमेंट को इस टाइप के स्टेटमेंट देना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कॉलेजेस में सिखाना चाहिए या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट तो पहले से ही आना चाहिए, इज नॉट द सॉल्यूशन। Finance Minister Nirmala Sitharaman has triggered a row after she called for stress management lessons following the death of EY employee Anna. Now, the opposition has slammed Nirmala and said that the ruling regime and the FM can only see the pain of corporate gains and not the pain of the hard-working and toiling young generation. बल्कि ये चीज़ पर फिगर आउट करना चाहिए कि एक्चुअली में स्ट्रेस हो क्यों रहा है और स्ट्रेस को ख़त्म क्यों किया जाए, ना कि उसे मैनेज करने की कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, अब हमें उसे फिगर आउट करना है कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि हमारे साथ गलत ही क्यों हुआ, गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। ये कहना कि हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें तो अपने एम्प्लॉयज़ को ये समझाना चाहिए कि स्ट्रेस तो होगा, आपको स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, आप क्यों सावधान नहीं है। इट्स जस्ट अ मीम बट इट्स द ट्रुथ। बट गवर्नमेंट इस चीज़ पर अभी फोकस नहीं कर रहे, बट गवर्नमेंट आर फोकसिंग ऑन द टॉप माइंड्स क्रिएशन। और वो टॉप माइंड्स बनते कहाँ से? ऑब्वियसली इन द IIT। टॉप माइंड्स क्यों बनते हैं IIT से? अगर ये जानना है तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।